हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स आर्ग्यूमेंट फॉर द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड जो है उसकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स थी और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है The Rutherford argued that since large numbers of alpha particles are scattered at very small angles, the atoms must be largely hollow. यहाँ पे आप डायग्राम के साथ समझाते हैं। मान लो यहाँ पे अपना टारगेट न्यूक्लियस था और ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स अल्फा पार्टिकल के सोर्स में से निकलते, उसमें से ऐसे पैरेलल लाइंस भी हमने ड्रॉ की थी जो स्मॉल स्कैटरिंग एंगल था। ओके, और मोर देन 90 स्कैटरिंग एंगल था। उसमें क्या था कि यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होने के बाद वो 8000 में से 1 अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो रिटर्न बैक आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यहां से ऐसे निकल जाते हैं बाहर। दैट मीन्स उसका मीनिंग ऐसा है कि एटम्स मस्ट बी लार्जली होलो। ये एटम का जो पार्ट है वो क्या है, एक होलो पार्ट है। दैट मीन्स वहां से सारे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। ओके, इफ अ लार्ज पार्ट ऑफ द मास एटम इज टाइटली कंसंट्रेटेड at its center, it has a positive charge. मान लो कि एटम्स का जो पूरा मास है उसके सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर पूरा कंसंट्रेट है। ठीक है, इफ अ लार्ज पार्ट ऑफ द मास of atoms tightly concentrated at the center and it has a positive charge, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज है तो then Coulomb repulsive force may act between positive charge and positive charge of alpha particle। तो जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं उस पे कितना चार्ज होता है, 2e। याद रखो, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है बेटा, 2e जितना चार्ज होता है। ठीक है, तो 2e चार्ज वो भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉजिटिव के बीच में कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा, कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स। जो कोलम्ब्स का लॉ हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², जिसमें दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है। If so, then incoming alpha particles could get very close to the positive charge without penetrating it and it will deflect it। देखो, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो ये 2e के जो मतलब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे जब पहुंचेंगे तब यहाँ से वो डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे, यहां से डिफ्लेक्ट होंगे। ओके, दिस आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड द हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम एंड दिस इज व्हाई रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसलिए पूरा जो श्रेय है न्यूक्लियस डिस्कवरी का वो रदरफोर्ड को जाता है, क्योंकि सारे जो हाइपोथेसिस है वो न्यूक्लियर एटम्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके साथ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसलिए। ओके, तो फिर से एक बार आपको याद बेटा कैसे रखना है। तो फर्स्ट में लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड वेरी स्मॉल एंगल। यहाँ पे हमने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, ये वेरी स्मॉल एंगल के साथ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे। ओके, और 8000 में से 1 जो है वही रिटर्न बैक आ रहा है। क्लियर। सेकंड है, जो पूरा मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
तो अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव 2e चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, रिपल्सिव फोर्स होगा तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ए डिफ्लेक्टेड होंगे। थर्ड याद रखना है कि इफ सो द इनकमिंग अल्फा पार्टिकल्स कुड गेट वेरी क्लोज, ये इसके नियर बाय आएंगे अल्फा पार्टिकल्स, बट यहां पे जब पहुंचेंगे तब डिफरेंट डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन होगा। एंड ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम के साथ सेटिस्फाइड होता है, उसके लिए पूरा जो क्रेडिट है न्यूक्लियस का जो भी डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप ये ड्रॉ कर सकते हो अपनी बुक में। अभी बात करते हैं इसी थ्योरी में साइज ऑफ न्यूक्लियस की। तो रदरफोर्ड ने डिसाइड किया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर, ओके। और साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर। तो देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस और एटम के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ? तो 10⁻10 और -15 है, तो 10⁵ का रिलेशन हुआ। मतलब ये कितना लार्ज हुआ, एटम कितना लार्ज हुआ न्यूक्लियस की साइज से? 10⁵ या तो 10⁴। सो साइज ऑफ एटम is about 10⁴ to 10⁵ times larger than size of nucleus। ओके, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना दोनों की साइज और दोनों के बीच का रिलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स एक्सप्लेनेशन फॉर द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है उसके बारे में यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट वेरी स्मॉल एंगल, जो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा वही है सेम, कि लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो तो वेरी स्मॉल एंगल के साथ, मतलब स्मॉल एंगल के साथ क्या होते हैं? पेनेट्रेट होते, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लाई ऑफ हीलियम एटम्स एंड कैरी, देखो यहाँ पे एक्चुअल में जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या है? न्यूक्लाई ऑफ हीलियम ही है। और इस पे कितना चार्ज होता है? +2e। तो याद रखो अल्फा पार्टिकल जो है, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज करेंगे, उस पे चार्ज बेटा कितना होता है? 2e जितना, जो प्रीवियस एक थ्योरी थी उसमें हमने आपको शो किया था, ठीक है। एंड मास ऑफ हीलियम एटम फॉर गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? 79। एंड द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज 50 टाइम्स हेवियर देन द अल्फा पार्टिकल। गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो 50 टाइम हेवियर किससे? अल्फा पार्टिकल के साथ। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स, अभी देखो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और यहाँ पे हमने 2e जो लिया वो भी प्लस है, तो दोनों के बीच में, दोनों चार्ज जो पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यूजिंग कूलम्ब्स इक्वेशन, कूलम्ब्स लॉ, फॉर्मूला था F = 1/4πε0 Q1 Q2 /r²। तो 1/4πε0 तो वही रहेगा। Q1 मतलब यहाँ पे लेते हैं Ze, जो यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, वो कोई भी हो सकता है, एलिमेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। और E उसका जो चार्ज है पॉजिटिव। Q2 दैट मीन्स चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स विच इज 2e एंड डिवाइड बाय r²।
जिसमें एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो परमिटिविटी इन वैक्यूम होती है। क्या होती है? परमिटिविटी इन वैक्यूम। ओके, तो ये फॉर्मूला रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। अल्फा पार्टिकल जैसे ही कोई टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होता है तो उसके बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे बनती है? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही आपने इंसिडेंट यहाँ पे करवाया, पूरा इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, तो ये जो टारगेट न्यूक्लियस है तो कुछ ऐसे रेज होंगे जो टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होंगे, ठीक है, और बहुत सारे जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, इसके पैरेलल ऐसे बाहर निकल जाएंगे। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो इसके साथ टकराने के बाद वापिस आएंगे। जो हमने वो रेशियो आपको बताया था कि जो 8000 में से 1 ऐसे जो होते हैं जो यहाँ से ऐसे रिटर्न बैक आते हैं। तो किस पे डिपेंड रहता है? ये पूरा जो फैक्टर है वो रहता है इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड रहता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर पहले तो क्या होता है? तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, क्योंकि यहां से ऐसे जा रहे हैं दैट मीन्स वेलोसिटी का भी कंसेप्ट होगा इसमें। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है जो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो सेंटर है उससे, ठीक है। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर के साथ। स्मॉलर द इम्पैक्ट पैरामीटर, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर ऑलमोस्ट क्या है, ये साइज ही है, वन काइंड ऑफ। देखो ये जितनी साइज अगर स्मॉल होगी, देखो ये जैसे मेरी फिंगर्स है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो ऐसे अगर मैं जाता हूं तो ये टारगेट न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे कोलाइड होता है, ठीक है। अगर मैं इस फिंगर के बीच में इतना गैप रख दूं तो बहुत चांसेस कम है, निकल भी सकते हैं और इसके साथ कोलाइड हो भी सकते हैं, ठीक है, पर चांसेस कम है प्रीवियस जो मैंने बताया फिंगर की सिचुएशन उससे। तो स्मॉलर द इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब अगर बी की साइज बहुत ही कम है तो क्लोजर द अल्फा पार्टिकल्स एंड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज लार्ज। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग एंगल बनेगा वो लार्ज बनेगा, बिकॉज यहाँ पे वो टकराने के बाद ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो ये जो थीटा है उसकी वैल्यू लार्ज होगी। दैट मीन्स जितना इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा उतना स्कैटरिंग एंगल जो होगा वो लार्ज होगा। आया समझ में? तो उससे उल्टा इन केस ऑफ हेड ऑन कोलाइजन, हेड ऑन कोलाइजन दैट मीन्स क्या होता है कि सामने टारगेट न्यूक्लियस है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल गए फिर से रिटर्न बैक आए उसी पाथ पे, उसको हेड ऑन बोलते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर है ही नहीं, मतलब इसके बीच का कोई मतलब ये जो स्पेसिंग है वही नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे गया तो देखो ये वापस भी आ रहा है, ये जो रेड लाइन है वो जा रहा है और ये जो ब्लू मैंने येरो बताया वो वापस आ रहा है, दैट मीन्स ये हेड ऑन कोलाइजन, ओके। एंड द अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड्स बैक, रीबाउंड्स बैक। तो जैसे ही यहाँ पे गया ये टारगेट न्यूक्लियस आया और ये रिटर्न बैक हुआ, बताओ ये दोनों के बीच में अभी एंगल कितना होगा? तो 180 का, कितना एंगल होगा? 180 डिग्री का। सो दैट थीटा उस टाइम पे कितना रहेगा अपना बेटा? थीटा इज इक्वल टू पाई रहेगा, ओके। इन केस ऑफ लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, यहाँ पे स्मॉल की बात की थी, अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, द स्कैटरिंग एंगल डिक्रीजेस। स्कैटरिंग एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा इस केस में, ओके। तो दो लॉजिक याद रखने, इंपैक्ट पैरामीटर अगर स्मॉल होता है तो स्कैटरिंग एंगल लार्ज होता है, इंपैक्ट पैरामीटर अगर लार्ज होता है, अगर इंपैक्ट पैरामीटर ही लार्ज होगा तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर ऐसे फिंगर्स के बीच में हम गैप रखेंगे तो सीधा ही ऐसे निकल जाएगा। अभी इसमें बहुत ही स्मॉल, या तो बोल सकते हैं कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। आया समझ में? तो ये अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी के बारे में इस थ्योरी में हमने डिस्कशन किया, ओके। थैंक यू वेरी मच।